नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त आपको बताएं कि 11 राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरों के साथ। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। रास्ता ब्लॉक होने से बद्रीनाथ हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल में 4 दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कोसी नदी में उफान को देखते हुए मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल में बिगड़े हालात। 4 जिला मार्ग और 30 सड़कें की गई बंद। कई कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में पानी में डूबे। उत्तराखंड के खटीमा में बारिश से भारी नुकसान। लोगों की मदद के लिए NDRF और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच CM धामी ने नैनीताल में खटीमा समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। असम के बारपेटा में बाढ़ से हाहाकार। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ की चपेट में है। यहां के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं और करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेपाल से आ रहे पानी के चलते बिहार की नदियों में उफान। मोतिहारी में सिकरहना नदी का पानी निचले इलाकों में पहुंचा। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मुंबई विश्वविद्यालय में आज होने वाली परीक्षा स्थगित की गई। नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। मुंबई और आसपास भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई और ठाणे में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के तेज बहाव में फंसी कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। पानी से कार को बाहर निकाला गया। मंगलुरु में भारी बारिश के चलते दक्षिण कन्नड़ में ऑरेंज अलर्ट। स्कूल कॉलेज बंद। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। ग्वालियर में नदी के उफान में फंसी 50 से ज्यादा बकरियां। लोगों ने जान जोखिम में डालकर बकरियों को बचाया। दिल्ली NCR में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। करीब 1 हफ्ते बाद दिल्ली में अच्छी बारिश हुई है। नोएडा में आज झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ। पारा तेजी से लुढ़का। ओडिशा के पुरी में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका में बेरिल के लैंडफॉल ने टेक्सास समेत कई इलाकों को किया तबाह। तूफान के असर से कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। बेरिल तूफान ने सैकड़ों घरों को किया तबाह। कई लोगों के लापता होने की खबर। तूफान बेरिल के टेक्सास तट पर टकराने के बाद अचानक तेज हवाओं और बारिश से कई लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी। टेक्सास में मजबूत होता जा रहा है बेरिल तूफान। लगातार बारिश और हवाओं ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका में रेस्क्यू टीम भीषण तूफान और बारिश में लोगों की मदद में जुटी हुई है। कई लोगों का किया गया है रेस्क्यू। टेक्सास में गाड़ी में बैठा शख्स बाल बाल बचा। सड़क पर शख्स के गुजरने से पहले ही गिरा धड़ाम से बोर्ड। टेक्सास में सड़कों पर बह रहा है पानी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हो रही है परेशानी। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मॉस्को पर है, क्योंकि मॉस्को में PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हो रही है। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। शिखर सम्मेलन में कई अहम समझौतों पर मुहर लगने वाली है। पुतिन और मोदी की आज की मुलाकात के बाद भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा। आपको 2 ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग का एक अपडेट दे देते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे भारत रूस की दोस्ती नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रही है। मॉस्को दिल्ली मॉस्को पर लगातार बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। जो इस वक्त की बड़ी खबर है,
जो मॉस्को से आ रही है वो कि कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता शुरू हो जाएगी। क्रेमलिन में मोदी और पुतिन के बीच होगी बातचीत। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर इसका असर होगा। कई समझौते होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच न सिर्फ बातचीत होगी, अहम मुलाकात होगी, लेकिन दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। कई अहम समझौते होने वाले हैं। पहुंचने से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई समझौतों को लेकर डील को फाइनलाइज कर लिया गया है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रेमलिन में मौजूद हैं, तो अब उन समझौतों को अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको फाइनल किया जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच किन मुद्दों पर बात हो सकती है। वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर इस शिखर वार्ता के दौरान बात होगी। मोदी पुतिन के बीच जिन मुद्दों पर बात होने वाली है, आइए वो देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, ये बड़ा अहम मुद्दा है और इस पर बात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच। किफायती ऊर्जा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र को लेकर अहम बातचीत होगी, क्योंकि रक्षा सहयोग एक बड़ा सहयोग का हिस्सा है भारत और रूस के बीच। इसके अलावा 2 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन की बात भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच। एक और बड़ा मुद्दा जिस पर चर्चा होगी दोनों नेताओं के बीच इस शिखर वार्ता के दौरान, वो है मुद्रास्फीति और महंगाई पर नियंत्रण। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस पर दोनों नेता आगे की क्या रणनीति बना सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। किसानों के हित और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसको लेकर बातचीत होगी, वो इलाका जो प्रभावित होता है इन दोनों देशों के संबंधों को लेकर। इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम इस वजह से है कि एक अलग तरह का रास्ता जो है अब चेन्नई से व्लादिवोस्तोक को जोड़ रहा है। इसको लेकर भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। थोड़ी देर पहले लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के एटम पवेलियन पहुंचे थे, जहां पर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहां पर भी पुतिन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर दोनों ने मिलकर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी प्रदर्शनी देखी। तो देखिए, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पुतिन द्वारा किया गया है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंचे, यहां पर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहां पर भी पुतिन स्वागत करने के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और फिर दोनों ने मिलकर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी ये प्रदर्शनी देखी। परमाणु ऊर्जा का जो क्षेत्र है एक, उसमें भारत और रूस के बीच जो संबंध है उन्हें और मजबूत करना भी एक अहम पक्ष है इस दौरे के दौरान। इसको लेकर भी बातचीत आगे बढ़ेगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस परमाणु ऊर्जा प्रदर्शनी में पहुंचना और यहां पर मौजूद तमाम जो प्रदर्शनी में कंपनियां हैं उनको देखना और उसके लिए राष्ट्रपति पुतिन का वहां मौजूद रहना अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन थोड़ी देर पहले पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो वॉर मेमोरियल पहुंचे और यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टूम ऑफ द अननोन सोल्जर के नाम से मशहूर ये वॉर मेमोरियल है। 8 मई 1967 को इसका अनावरण किया गया था। ये मेमोरियल द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत संघ के सैनिकों को समर्पित है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉर मेमोरियल पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये वॉर मेमोरियल द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है। लेकिन बस अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम वार्ता होगी। शिखर सम्मेलन का हिस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मैक्सिम डेमचेन्को भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मॉस्को से आए हैं हमारे स्टूडियो में खास। उनसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे अगर शुरुआत करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे, हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक वो परमाणु कंपनियों की जो प्रदर्शनी थी वहां पर पहुंचे, वहां पर भी उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन मौजूद थे और फिर वॉर मेमोरियल पर वो गए हैं। दोनों के अपने अपने मायने हैं। एक तरफ वो क्षेत्र जिसमें भारत और रूस के बीच सहयोग है, उस सहयोग को और आगे बढ़ाना है। एक दूसरी तरफ वो भी हिस्सा है जो रूस के लिए बहुत अहम है,
भारत के लिए भी बहुत अहमियत रखता है कि हम ये बात बताएं कि कैसे युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ युद्ध कैसे केंद्र में है इस समय भी, तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं रूस का, वो भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। तो दोनों तस्वीरों के अपने अपने मायने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? युद्ध की कीमत क्या होती है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है, उसे वॉर मेमोरियल से बेहतर कौन रिफ्लेक्ट कर सकता है? और उसके बाद ही आप शांति की बात भी कहते हैं। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री मोदी क्रेमलिन से सटे हुए इस नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंचे, जो रूस का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, तो इससे कई सारे मैसेज जा रहे हैं। पश्चिमी देशों को भी मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल चल रहा है। रूस और नाटो के बीच कभी भी जंग हो सकती है। नाटो का आज समिट हो रहा है और उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री रूस के सबसे बड़े वॉर मेमोरियल में जाकर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि रूस ने 2,70,00,000 लोगों ने शहादतें दी थी दूसरे विश्व युद्ध में, और उसकी याद में है ये वॉर मेमोरियल। जी, हमारे साथ प्रोफेसर मैक्सिम डेमचेंको भी मौजूद हैं। प्रोफेसर मैक्सिम, रूस के लिए कितनी अहमियत रखता है ये संदेश, ये जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो वॉर मेमोरियल पर जाते हैं और वहां जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? सबसे पहले मुझे उल्लेख करना है कि मोदी जी का संदेश ये कि मोदी जी और भारत सरकार रूसी लोगों के लिए सम्मान देते हैं, और रूसी होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी मॉस्को पहुँचे, और मैं खुद आज भारत पहुँचाया हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ टीवी पर फॉलो कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर कि मॉस्को वाले लोग, रूसी लोग भी बहुत खुश है कि मोदी जी आए थे। और सबसे पहले मोदी जी ने कहा अच्छे उच्चारण से रूसी भाषा में, प्रिवियत मॉस्कवा, मतलब यह है नमस्ते मॉस्को, और रूसी भाषा में। तो इसलिए ये दूसरा संदेश ये भी है कि हम लोग दोस्त हैं। तो हम लोग, मैं तो मॉस्को में हिंदी, उन्होंने सर कहा कागजिला, तो कागजिला, इसके बाद उन्होंने कहा कागजिला, प्रिवियत मॉस्को, नमस्ते मॉस्को, और इसके बाद कागजिला। लेकिन का क्या अर्थ है? कागजिला आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कैसे हो? और मेरा मतलब ये है कि मोदी जी ने अच्छे उच्चारण से रूसी भाषा में ने कहा ये दो शब्द, ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब दरअसल वास्तव में मोदी जी सम्मान देते हैं रूसी लोगों के लिए, और हम लोग भी मोदी जी को और भारत और भारतीय संस्कृति, भारत देश को सम्मान भी देते हैं। तो मुझे भी बोलना चाहिए कि भाषा के मामला ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि दिल्ली में और अलग अलग इंडियन नगरों में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट रूसी भाषा सीखते हैं, और हम लोग हिंदी भी पढ़ाते हैं। मैं तो खुद हिंदी टीचर हूँ, तो मेरे पास अभी 11 स्टूडेंट हैं जो हिंदी भाषा सीखते हैं, और ये सब लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक है, क्योंकि समझते हैं कि हमारी दोस्ती का इतिहास बहुत लंबा है। मतलब हमारे दो देशों के बीच में दोस्ती का इतिहास बहुत लंबा से सोवियत समय से चलता है, और अभी विकसित हो रहा है। तो ये तो आज और कल का संदेश सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जी, प्रोफेसर मैक्सिम, बहुत शुक्रिया इस पर प्रकाश डालने के लिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्ट किया, बहुत अच्छे उच्चारण के साथ रूसी भाषा में उन्होंने बात की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कनेक्ट करने की जो कला है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भारत में भी अलग अलग प्रदेशों में जब जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहाँ की भाषा में लोगों के सामने कुछ बात रखें अपनी, ताकि वो एक कनेक्ट हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो दोस्ती से और आगे है, जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं भारत के लिए भी, रूस के लिए भी। वो इस दौरे के दौरान भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर आगे इसके बारे में और बात करेंगे कि क्या कुछ शिखर वार्ता के दौरान होगा। एक बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है वो ये कि मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। रूस भारत के सुख दुख का साथी है, भारत रूस की दोस्ती सदा बहार है। यानी ये कहने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि
हमारे सुख दुख का साथी हमेशा रहा है रूस, और ये दोस्ती सदाबहार है। यानी कुछ भी बदल जाए, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती है वो अपने आप में लंबे समय से चली आ रही है, और तमाम तरह के हालात आने और जाने के बावजूद वो नहीं बदली है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं, और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। सुख दुख का साथी, सदाबहार दोस्त, ये बहुत अहम बातें हैं जो कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मनीष, और जिस तरह का इस वक्त दुनिया में एक हम वर्ल्ड ऑर्डर का रीअलाइनमेंट देख रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जो विदेश नीति है उसमें रूस के साथ संबंध भारत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इस बात को ही अंडरलाइन करता है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यही उन्होंने बताने की कोशिश भी की कि समय अलग अलग रहा है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती सदाबहार है। हालात बदलने के बावजूद हमारी वो दोस्ती रही है और हम सुख दुख के साथी रहे हैं। यानी रूस के भी सुख दुख के साथी भारत रहा है और भारत के भी सुख दुख का साथी रूस रहा है। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ लगातार बने रहे हैं, और शायद दुनिया में एकमात्र यही रिलेशनशिप है जो स्थिर रहा है। तमाम तरह के झंझट के बाद, तमाम तरह की चुनौतियों के बीच में बहुत कुछ बदला दुनिया में। सोवियत संघ का विघटन हुआ, उदारीकरण का दौर आया, फिर आप देखें कि एक देश दूसरे देश से लड़ते रहे, लेकिन इस बीच में जो कुछ नहीं बदला वो था रूस और भारत के बीच की दोस्ती, और उसी को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिसको उन्होंने रूसी भाषा में भी कहा द्रुजवा, मतलब भरोसेमंद दोस्त। और उसी दोस्ती की दुहाई देने के लिए आज दोनों नेता जब बात कर रहे हैं, या फिर जिसको पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद देने की कोशिश की तो रूस ने भारत को मदद दी। वहीं जब रूस और अमेरिका के बीच आज इस जंग की नौबत आई है तो रूस ये बता रहा है कि हम इस मामले में केवल हम यहाँ आपके साथ नहीं मिला रहे हैं, शांति की जरूरत है उसे भी हम प्रेसिडेंट पुतिन को कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके साथ खड़े हैं। हमने तेल खरीदा तमाम विरोध के बावजूद, हम विजिट कर रहे हैं तमाम विरोध के बावजूद, हम आगे भी संबंध बनाए रखेंगे, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश इतना दबाव दे रहे हैं। मनीष, एक अहम बात यह भी है कि भारत ये कर पा रहा है। भारत अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को जैसे वो चाहता है, जिन शर्तों पर चाहता है, बहुत हद तक उसी तरह से आगे बढ़ा रहा है, और उसी तरह से भारत रूस के साथ भी अपने संबंधों को बनाए हुए है। जो हमारी दोस्ती है उसको अलग अलग क्षेत्रों में जो सहयोग है वो हम पहले से भी चल रहा है और बढ़ा भी रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। भारत अगर ये कर पा रहा है तो वो क्या इस वजह से नहीं है कि भारत की अहमियत दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, भारत का जो स्थान है, भारत ने जो अपने लिए जगह बनाई है, भारत की जो ताकत है, भारत के जो 140 करोड़ लोगों की ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसकी अहमियत है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप की दोस्ती बहुत अहमियत रखती है, लेकिन आप क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर कोई दूसरा देश होता और वो कहता तो जरूरी नहीं है कि उनकी बात सब सुनते, लेकिन भारत ये कह पा रहा है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, पिछले 3 साल में अगर एक बार पूरी दुनिया में सर्वसम्मति बनी तो वो बनी जब G20 में भारत ने रूस यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया, और उसके बाद से देखिए भारत अकेला ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ बात कर रहा है। अभी मुझे प्रोफेसर मैक्सिम यही बात कह रहे थे कि आपके स्टूडियो में ये जो 4 लीडर की तस्वीरें लगी हुई है, ये तस्वीर ना यूरोप में आपको किसी टीवी स्टूडियो में दिखेगी, ना मॉस्को में दिखेगी, क्योंकि दोनों पक्षों की बात कोई नहीं करता, सभी पक्षों की बात कोई नहीं करता, ये केवल भारत कर रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रोफेसर मैक्सिम से भी इस पर बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, मॉस्को में भारतीय लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत रूस के रिश्ते में गर्मजोशी रहती है, यानी ये हमेशा रहती है गर्मजोशी। दुनिया कह रही है कि भारत बदल रहा है, भारत की रफ्तार देख दुनिया हैरान है, कहा प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। 10 वर्षों में देश ने
विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत रूस का रिश्ता मजबूत नींव पर बना हुआ है। भारत रूस की दोस्ती सदा बहार है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए। भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। और भारत की जिस ताकत की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये कि पुतिन मोदी की मुलाकात पर अमेरिका ने अपील जारी की है। भारत रूस से यूक्रेन जंग पर बात करे, कहा है अमेरिका ने। यूक्रेन की संप्रभुता के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, कहना है अमेरिका का। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है। And we would urge India, as we do any country when it engages with Russia, to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter, that respects Ukraine's territorial integrity, Ukraine's sovereignty, and India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue, and that includes on our concerns about the relationship with Russia. आपको बता दें कि मोदी पुतिन मुलाकात पर अमेरिका के इस बयान के क्या मायने हैं। उन्होंने कहा है कि हर देश की तरह भारत से भी हम आग्रह करते हैं कि यूएन चार्टर के मुताबिक ही युद्ध समाधान पर बात होनी चाहिए। यानी बात हो, समाधान निकले, लेकिन वो यूएन चार्टर के मुताबिक हो। यूएन चार्टर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान वाला समाधान होना चाहिए। रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारी चिंताएं हैं, ये भी कहा गया अमेरिका द्वारा। इसके अलावा बता दें एक और बड़ी खबर कि अमेरिका के बयान पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि भारत हमेशा यूएन चार्टर का सम्मान करता है। भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान करता है। भारत की तरफ से कहा गया है कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलेगा। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। ये मोदी के मॉस्को दौरे में वैसे तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात होगी। भारत रूस में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर भी चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध में गुमराह करके भारत से जाने वाले युवाओं की वापसी पर भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे अहम होगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे पर बातचीत होना, और इसके लिए चीन को बाया रूस सेटल करना है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने सूत्रों से जानकारी दी है कि पीएम मोदी के दौरे में पुतिन से इस प्रस्तावित रूट पर बातचीत की संभावना है। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आइए वो आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए, भारत रूस में सबसे अहम चर्चा इस गलियारे को लेकर होगी, और ये गलियारा क्यों अहमियत रखता है और क्या कुछ हुआ है इस पर अभी तक वो बता देते हैं आपको। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा 2019 से प्रस्तावित है, ये जानकारी हमारे पास है। यानी 2019 से प्रस्तावित है, अब इसको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। 2019 में गलियारे को विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर समझौता किया गया था कि इस गलियारे को विकसित किया जाएगा। ये गलियारा रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से जोड़ेगा, और इसे जोड़ने का प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है। 10,300 किलोमीटर का एरिया है जो कवर करेगा, यानी इतना लंबा समुद्री मार्ग है जो व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक का जो रूट है समुद्री मार्ग है उसके दौरान कवर किया जाएगा। मुंबई से सटे पीटर्सबर्ग
वाया यूरोप पूरा करने में अभी लगता है 40 दिन का समय। यानी अभी अगर हम जो व्यापार करते हैं रूस के साथ, उसे पूरा करने में समुद्री रास्ते से लगभग 40 दिन का समय लगता है। लेकिन तब जबकि ये गलियारा विकसित हो जाएगा, उसके बाद समय में बचत होगी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे से 18 दिन की बचत हो जाएगी। यानी जो समय अभी 40 दिन का लगता है, उसमें 18 दिन कम हो जाएंगे। माल की आवाजाही के लिए मजबूत चैनल विकसित करने में ये रास्ता मदद करेगा। तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये रास्ता। हम आपको इस मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक ये रास्ता किस तरह से आएगा। ये वो समुद्री मार्ग है और इसको लेकर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए यहाँ व्लादिवोस्तोक से लेकर यहाँ चेन्नई तक पहुँचेगा ये, और इस तरह से जो समुद्री रास्ता है वो 10,300 किलोमीटर के रास्ते को तय करेगा, जिसमें 18 दिन में कम हो जाएगा। अभी जितना समय लगता है रूस से भारत जो व्यापार है उसमें अगर समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है तो। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी लेकिन हमारे पास है। भारत की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है चीन का मीडिया भी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ करते हुए लिखा है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद रिश्ते मजबूत हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत रूस के गहरे होते संबंधों से पश्चिम चिंतित है। देखिए अमेरिका सलाह दे रहा है भारत को और कह रहा है, अपील कर रहा है, तो चीन में किस तरह की प्रतिक्रिया है वो भी बहुत अहमियत रखता है जानना। चीन के सरकारी अखबार यानी ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है वो जान लीजिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत रूस के कारोबार में इजाफा हुआ है। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखा है। सस्ती कीमतों पर भारत ने रूस से तेल खरीद की मात्रा बढ़ाई है। तमाम विरोध के बावजूद भारत इस नीति पर आगे बढ़ा है। जून में भारत ने रूस से प्रतिदिन 2.13 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। यानी भारत ने अपना जो तेल खरीद है रूस के साथ उसे और बढ़ाया है। सैन्य क्षेत्र में भारत और रूस में ज्यादा समझौते हुए हैं। हालांकि पहले से भी भारत और रूस के बीच समझौते होते रहे। लगभग 60 से 70% भारत की जो सैन्य आपूर्ति है वो रूस से बने हथियारों से होती है और अब उसे और बढ़ाया जा रहा है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। यानी ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र है कि किस तरह से तमाम प्रतिबंध की धमकियां सामने होने के बावजूद, वो खतरा सामने होने के बावजूद भारत ने अपनी नीति पर आगे बढ़कर फैसले लिए हैं। मोदी स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो विदेश नीति है वो अपने देश के हित में क्या है उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। भारत ने यूक्रेन के मामले में तटस्थ रुख अपनाया है। यानी यूक्रेन को लेकर भी भारत ने अपना रुख साफ रखा है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। भारत रूस संबंधों से सहमत ना होते हुए भी पश्चिम ने भारत की आलोचना नहीं की है। यानी पश्चिम को ये सुहाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पश्चिम ने भारत की आलोचना नहीं की है। भारत की अहमियत दुनिया में इस समय क्या है ये दिखाता है। रूस से खरीदे तेल को यूरोप को बेचकर भारत ने मुनाफा कमाया है। रूस से तेल खरीदकर भारत ने यूरोप को बेचा है और भारत को इसकी वजह से फायदा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है। लेकिन एक और बड़ी खबर शिखर वार्ता से जुड़ी हुई। शिखर वार्ता से पहले पुतिन ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट है कि अनौपचारिक मुलाकात के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ये देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेकिन अनौपचारिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने तारीफ की है। तास एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट फाइल की गई है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है राष्ट्रपति पुतिन ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम प्रदर्शनी में भी पहुंचे थे जहां खुद राष्ट्रपति पुतिन ने उनका स्वागत किया था। वो वहां स्वागत करने के लिए मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रदर्शनी के दौरान। ये परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई कंपनियों की प्रदर्शनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता के दौरान व्यापार एक अहम मुद्दा है। ऊर्जा क्षेत्र एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बातचीत होगी और कई अहम समझौते होंगे। परमाणु ऊर्जा और संयंत्र भी अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और उसके द्वारा इस मुलाकात के दौरान उस पर भी समझौते होंगे। हालांकि अब से कुछ देर बाद शिखर वार्ता की शुरुआत भी हो जाएगी और तब कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद की जा रही है। तो पुतिन और मोदी की शिखर वार्ता पर नजर बनी हुई है। उससे जुड़ी हर बड़ी खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देश की बात करते हैं। देश में कुदरत का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश और बाढ़ की चपेट में देश के कई राज्य हैं। देश भर में
कुदरत के प्रकोप की ये सैलाबी रिपोर्ट देखिए। कहीं गांव में नाव चल रही, कहीं गांव वाले सहारा तलाश रहे हैं। न घर बचा न सामान, मुसीबत बरसा रहा आसमान। शहर शहर कुदरत का कहर। कुदरत की तबाही का सबसे ज्यादा असर असम पर पड़ा है। राज्य के बाढ़ से हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। प्रभावित लोग केले से बने नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें असम के शिवसागर इलाके की। देखिए, गांव में सैलाब से त्राही त्राही मची है। बिजली का ट्रांसफार्मर डूबा है, घर डूब चुके हैं, लोगों के रहने का सहारा नहीं है। सरकारी मदद के इंतजार में लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये असम के बारपेटा की तस्वीर है। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बारपेटा में बाढ़ में डूबे एक गांव से लोग नाव के सहारे सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में जानवरों का भी नुकसान हुआ है। सड़कों पर बने अस्थायी राहत शिविर में जानवरों को भी रखा गया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बारपेटा में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। असम में 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में। प्रदेश में बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब जरा उत्तराखंड की इस तस्वीर पर नजर डालिए। सैलाब आने से हालात बिगड़ गए। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनपद के तमाम अधिकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेकर हालात का मुआयना करने पहुंचे। खटीमा शहर की अगर बात की जाए तो तमाम इलाके पूरी तरह से पानी में समा गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मैदानी क्षेत्रों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास न जाएं, बरसाती नालों से अपने वाहनों को निकालने की कोशिश न करें। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। खटीमा सीएम धामी का ही क्षेत्र है। उन्होंने बाढ़ के हालात का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। लगातार बारिश से पहाड़ों में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। जहां एक तरफ आसमान से मुसीबत बरस रही है तो पहाड़ों से भी पत्थर बरस रहे हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ हाईवे पर वन विभाग चेक पोस्ट के सामने की, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। सैलाब का प्रकोप उत्तर प्रदेश में भी है। यहां अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। आसपास के जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी बताया जा रहा है। सरयू नदी में आए उफान के चलते रुदौली, सोहावल और सदर तहसील इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों की सैकड़ों एकड़ जमीन और आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
सरयू नदी के जल स्तर पर इंजीनियर नजर बनाए हुए हैं। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी भी तबाही मचा रही है। सैलाब की वजह से जिले की 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित। सैलाब में मैलानी नानपारा में रेल लाइन भी बह गई। करीब 15 मीटर तक रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी और पत्थर बहे। कुदरत का प्रहार दक्षिण भारत पर भी है। कर्नाटक के मंगलुरु में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंगलुरु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी। यहां के समंदर में भी कल देर शाम ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। मौसम विभाग ने आज 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें अरुणाचल, मेघालय, असम, गोवा और कर्नाटक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में तूफान बेरिल ने तबाही मचा दी है। शक्तिशाली तूफान बेरिल की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। क्या है ताजा हालात, देखिए ये रिपोर्ट। तूफान का प्रहार। हवाओं की तेज रफ्तार। बेरिल ने मचाया कोहराम। बेबस हुआ अमेरिका। गरजता समंदर, उफनती लहरें, बरसता आसमान, उड़ती घरों की छतें, सड़क पर सैलाब, हर तरफ बस तबाही ही तबाही। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के टेक्सास में दस्तक दे चुके 5वीं कैटेगरी के तूफान बेरिल की, जिसने अपनी आहट से ही लाखों लोगों को अंधेरे के साए में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तस्वीरें गवाह हैं उस तबाही की जिसमें लोगों को संभलने भर का वक्त भी नहीं दिया और ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। टेक्सास की इस तस्वीर को देखिए। टेक्सास प्रांत का ये पूरा इलाका भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में डूब चुका है। घर, गाड़ियां सब जलमग्न हो चुकी हैं और तेज हवाओं का दौर अब भी जारी है। बेरिल तूफान के आगे बेबस हुए अमेरिका का आकलन करें तो ये तस्वीरें बताती हैं कि टेक्सास प्रांत में भारी नुकसान हुआ है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। तूफान की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। तूफान कितना भयानक है, भीषण है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 20 लाख घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है। अभी 10 लाख लोगों को रोशन किया गया है। सड़कें, घर सब जलमग्न हो गए हैं। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और हवाओं की रफ्तार 129 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है। अमेरिका में तूफान का तांडव अब भी जारी है। टेक्सास जैसे कई शहरों में अब भी तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। तूफान का रुख किसी को भी अपनी जद में लेने के लिए बेताब है। तूफान बेरिल के टेक्सास तट पर टकराने के बाद अचानक तेज हवाओं और बारिश में कई लोग फंस गए। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर ह्यूस्टन की है, जहां पानी के तेज बहाव में एक शख्स अपनी गाड़ी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। वहीं प्रशासन की सतर्कता को दिखाती इस तस्वीर को भी देखिए, जहां रेस्क्यू टीम भीषण तूफान और बारिश में लोगों की मदद में जुटी हुई। ये तस्वीर भी टेक्सास की है, जहां तूफान में गाड़ी में बैठा शख्स बाल बाल बचा। सड़क पर शख्स के गुजरने से पहले ही होर्डिंग धड़ाम से गिर पड़ा, जिसका वीडियो भी शख्स ने गाड़ी में से बनाया। अमेरिका में आए इस तूफान से भारी नुकसान हुआ है। आंकड़ों पर ध्यान दे तो पता चलता है
कि तूफान ने टेक्सास में ऐसी एंट्री मारी कि 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। अकेले टेक्सास में ही 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अब भी चल रही है। इस तूफान ने कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील होने के बाद ही टेक्सास में प्रवेश किया, जिसके बाद माटागोडा में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। कई शहरों की सड़कें और घर जलमग्न हो गए। अमेरिका के खाड़ी तट को तो बैरल ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। प्रमुख तेल बंदरगाह बंद हो गया है। तेल शोधन उत्पादन क्षेत्र, ऊर्जा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि अब यह तूफान मिसिसिपी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में यह तूफान और भीषण हो सकता है। टेक्सास से पहले भी बैरल ने वेनेजुएला, जमैका, ग्रेनेडा और सेंट विंसेंट में भी भीषण तबाही मचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बढ़ते हैं आगे और अब बात अग्निवीर योजना की। कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने आज रायबरेली में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में शहीद कैप्टन अंशुमन की मां मंजू सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से बातचीत में उन्होंने अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग की, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो अग्निवीर योजना को बंद करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद संवाददाता पंकज झा ने शहीद अंशुमन सिंह की मां मंजू देवी से बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कैप्टन अंशुमान, जिनकी मां मंजू देवी जी अभी राहुल गांधी से मिलकर निकली है, कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति के हाथों उन्हें आप सब ने कीर्ति चक्र लेते हुए देखा होगा। मंजू जी और उनके पति रवि प्रताप यानी कैप्टन अंशुमन के जो माता पिता हैं, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से मिलकर निकले हैं। बात करते हैं। मंजू जी, मैं अभी सुन रहा था, आप कह रही थी कि एक माँ होने के नाते बहुत इमोशनल हो जाती हैं कभी कभी, ऐसा क्या हो जाता है? बड़े बेटे थे वो और उनको ही पूरा जिम्मेदारी था परिवार को लेके चलने के लिए, तो इससे थोड़ा हम दुखी हैं कि बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं, जो कि अभी उनकी ही ज़रूरत थी। हम एक फौजी सिपाही से उनको जबकि कोई अमाउंट इतना पहले नहीं होता था, हम उस स्थिति में 3-3 बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको यहाँ तक पहुँचाए और अभी उनकी ज़रूरत थी मेन। अभी मेरी दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और उस बीच में हमें छोड़ के चले गए हैं, तो थोड़ा माँ हूँ ना, तो वो कमियाँ महसूस होती है कि वही पूरा करते हैं। अभी फादर तो रिटायर हो गए हैं, माँ तो माँ होती है। माँ तो मैं तो पूरी ज़िंदगी ये दर्द लेके जीना चाहूँगी, मैं भूलना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी और दर्द मुझे हो जो मैं अपने बेटे को यहाँ याद करती रहूँ। एक बात अभी आप कह रही थी कि आप और भी शहीदों के परिवारों के लिए आपने बात की राहुल गांधी से, क्योंकि जो मैं महसूस कर रही हूँ अभी, जो मेरे साथ थोड़ा बहुत मैं पब्लिकली नहीं करना चाहती, तो मैं उस पर चर्चा की कि मेरे साथ जो हो गया, वो फैमिली के लिए कुछ वो करेंगे। आश्वासन दिए हैं कि मैं आगे सदन में भी उठाऊंगा और कोशिश करूंगा आगे करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है विपक्ष में बैठ के, पक्ष में जाएंगे तो पक्का करेंगे। ये अग्निवीर को लेकर लोग बार बार कह रहे हैं कि ये स्कीम ऐसी है जहां लगता है कि शहीदों को शहादत नहीं, उनका सम्मान नहीं। जी, इस पे भी बात हुई। तो हम तो एक फौजी हैं, हम तो चाहेंगे चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, हम सबसे लड़ेंगे, है ना। चाहती हैं स्कीम ये बंद हो? बिल्कुल, ये बंद होनी चाहिए और मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के और निवेदन करूंगी और उनसे यही कहूंगी कि वो अग्निवीर बंद कर दीजिए, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के ठीक नहीं है। उनको पेंशन, उनको कैंटीन, उनको जितना एक फौजियों का फैसिलिटी मिलता रहा है पहले से, वही लागू हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगी। अब राजनाथ जी का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं उनसे भी मिलती हूँ, 2-3 बार मिल चुकी। पॉजिटिव ही आता है, जो बन पड़ेगा करेंगे, उन्होंने भी बताया। और अभी 1 साल से पक्ष ही कर रहा है मुझे, जो भी सपोर्ट करना है बहुत कुछ कर रहे हैं। योगी जी, राजनाथ जी, सब लोग कर रहे हैं, पर दोनों है ना देश के लिए, तो पक्ष विपक्ष दोनों है, हम किसी को नहीं बांटने वाले। तो राहुल जी ने क्या भरोसा दिया? भरोसा तो दिए हैं 100%। अग्निवीर को लेकर के लड़ेंगे। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं इसको करूं, मैं बहुत कोशिश, और चर्चा करेंगे। बोले हैं कि मैं अपने सांसद से बात करूंगा, राजनाथ से भी बात करूंगा इस मसले पे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें,
आपको बताएंगे बड़ी खबर आगे, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक।